जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो रेड एंड व्हाइटनी अंदर अने एसआईयू यूनिवर्सिटीनी अंदर તમે લોકો અભ્યાસ કરો છો। 5 તારીખથી તમારા લોકોની એક્ઝામ્સ ચાલુ થઈ રહી છે। તો સૌથી પહેલાં તો સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી તરફથી બધાને બેસ્ટ ઓફ લક। હવે વાત કરીએ એક્ઝામિનેશનની। તો તમારા એક્ઝામિનેશનની અંદર ટોટલ 100 માર્ક્સનું પેપર રહેશે, જેની અંદર તમને 10 ક્વેશ્ચન આપવાના હશે, જેમાં 1 થી 2 કે 3 ક્વેશ્ચનની અંદર તમને અથવાનો ઓપ્શન પણ મળી રહેશે, પરંતુ ટોટલ 10-10 માર્કના 10 ક્વેશ્ચન છે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય તમારો એની અંદર। હવે 10 ક્વેશ્ચનની અંદરથી સિલેબસની વાત કરી લઈએ। તો સિલેબસમાં તો શું છે કે લાસ્ટ લેક્ચર સુધી જે ચાલેલું છે આપણું, એનો કમ્પ્લીટ સિલેબસ છે। અને હું તમને વારા ઘડીએ એક વસ્તુ કહું છું કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન 10માંથી આપણા સિલેબસની બહારનો નથી, જેમ કે એટલે કે મેં તમને જે ભણાવેલું ના હોય એમાંથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં કોઈ પણ લેક્ચર બહારનો આવશે નહીં। તો આ વાત થઈ ગઈ આપણી એક્ઝામિનેશનની। હવે એક્ઝામિનેશનમાં શું તમારે કરવાનું છે, તો એકદમ શાંતિથી અત્યાર સુધીના આપણે જે પણ કંઈ લેક્ચર ભણેલા છે, આઈ થિંક 10 કે 12 લેક્ચર જેટલા થયેલા છે, એ બધા લેક્ચરનું એકવાર રિવાઇઝ કરી લો। બધા લેક્ચરનું રિવાઇઝ કરી લેશો ને એટલે તમને શું થશે કે રિકોલ થઈ જશે ઝડપથી, અને એક્ઝામની અંદર એ જ વસ્તુ આવવાની છે। હા, પીપીટીની અંદર શું હશે કે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આપણે કવર કરેલું હશે, પણ તમારે ક્વેશ્ચન છે 10 માર્ક્સનો, એટલે તમારે એને થોડુંક લંબાવવું પડશે। જે વસ્તુ છે તમને ફેક્ટ કહું છું કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ છે, હા નો ડાઉટ એટલું લખશો, પણ લેન્થ નહીં હોય તો તપાસનારને શું થશે કે આને સવાલ આવડતો નથી, કારણ કે તપાસવાની વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી। એ કંઈ બાર યુનિવર્સિટીમાં જવાનું હોય છે, પણ લખી તો આપણે શકીએ છીએ। એટલે મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમારે એવું જ રાખવાનું છે કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખો, પણ એને થોડુંક લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરો અને તેને ડિસ્ક્રાઇબ કરો। અને ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો, પણ જે પોઈન્ટ તમે લખેલો છે આપણે પીપીટીની અંદરથી, તો એની અંદર તમારે અંડરલાઇન કરવાની। એટલે શું થશે કે તપાસનારનું ધ્યાન તરત ને તરત તે અંડરલાઇનવાળા પોઈન્ટ ઉપર જશે, અને એના લીધે શું થશે, અંડરલાઇનવાળો પોઈન્ટ સાચો છે તો કોઈ તપાસનાર આખો સવાલ વાંચવાના નથી। तो ये बात हो गई हमारी एग्ज़ामिनेशन की। फिर से मैं दे रहा हूँ कि हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, और 1-2 क्वेश्चन के और में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारा क्या है कि जो भी हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक, उससे बाहर एक भी टॉपिक जाने वाला नहीं है। इसीलिए आप आज का दिन और कल का दिन दोनों में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है लेक्चर को। मैं अभी आपको कोई नया लेक्चर इसमें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक बार रिवाइज कर लो, शांति से देख लो, क्योंकि हमें जो हमारे लेक्चर के अभी 1-1 घंटे मिलते हैं, तो आप 2 घंटे में तो मेरे हिसाब से 17% सिलेबस आप कवर कर सकते हो। आप ब्राइट स्टूडेंट हो तो जितना हो सके उतना रिवाइज करो, और आपको रटना भी नहीं है, पॉइंट नोट कर लो, और वो पॉइंट को फिर आपको, जैसे अभी तक गुजराती मीडियम वाले गुजराती में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्या करते हैं, पॉइंट को खींच के बड़ा बना देते हैं, तो वही करना है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है उसके लिए उसके अंदर आपको अंडरलाइन करना है। तो मेन फोकस रिवीजन पे रखो, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हमारा अभी लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिर आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू, आपने रेड एंड वाइट ज्वाइन किया है। हम और आप 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई गलती हो तो आप माफ़ कर देना, आपकी कोई गलती तो मैंने ध्यान में ली ही नहीं है। तो थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं जो आपको वीडियो हमारा जो है लेक्चर में पूरा, वो जो हमने आगे रिवाइज़ वाला वीडियो डाला है, वही सेम वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिवाइज़ कर सको। अटेंडेंस में आपको क्या है, असाइनमेंट में सबमिट कराना क्या रहेगा कि अंदर जो भी आता है हमारा क्वेश्चनरी, उसमें से आप कोई भी 3 अपने हिसाब से सबमिट कर दो।
ठीक है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पे। जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम आज का लेक्चर जो है वो एक रिवीजन बेस पर रखेंगे कि आगे का जो भी पढ़ा है हमने उसका हम रिवीजन कर लें। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, तो वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल नेटवर्क के भीतर हमने देखा कि वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायरलेस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, फिर मोबाइल नेटवर्क कौन कौन से टाइप के हैं वो, उसके बाद हमने मोबाइल क्या है, कैसे वर्क करता है वो देखा, उसके बाद जीएसएम और उसकी हिस्ट्री, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा जीएसएम की आर्किटेक्चर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो सबसे पहले लेक्चर में जो स्टार्ट किया था वही है, तो ये आज हम समाप्त करेंगे और अगले वीक से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वायरलेस क्या है, तो सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि वायरलेस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि वो एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है और इसमें हम कोई भी वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन का जरिया सिर्फ क्या है, कोई वायर वाला माध्यम नहीं है, चाहे वो फिर क्या हो सकता है, एयर हो सकता है या कोई भी नेटवर्क इंटरनेट हो सकता है, लेकिन जरिया क्या है कि दो कंप्यूटर के बीच में कोई भी प्रकार का वायरिंग वाला काम उसमें नहीं है नेटवर्क के लिए। अ वायरलेस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that use a wireless data connection between the network and nodes. Wireless networking is the method by which homes, telecommunication networks and a business installation avoid the costly process of introducing the cables into the building or as a connection between the various equipment location. तो ये क्या हमें बेनिफिट देता है कि हमें जो नेटवर्किंग के लिए कोई वायरिंग, कोई केबल, कोई इक्विपमेंट, वो सब वायर नेटवर्क में हमें जरूर पड़ता था, लेकिन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के भीतर वो सब निकल गया। कोई प्रकार का वायर नहीं है, कोई प्रकार का एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि जो हमारा वो कॉस्ट था वो सेविंग हो गया। एडमिन telecommunication network are generally implemented and administrated using the radio communication. रेडियो वेव के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। The implementation take place at the physical level of the OSI model network structure. यानी कि बात आती है OSI मॉडल, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि उसमें क्या होता है, कैसा है वो मॉडल, कितने लेयर है, कौन से लेयर का कौन सा वर्क रहेगा। और ये सेम OSI मॉडल आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर भी पढ़ने को मिलेगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम OSI मॉडल का जो भी हमारा वीडियो हो वो आपको 1-2 वीक के लिए पैरेलल आपको ए भी सब्जेक्ट में पढ़ना मिलेगा और नेटवर्क में भी वही मिलेगा, अगर जो कोइंसिडेंस होता है तो। एग्जाम्पल ऑफ द वायरलेस नेटवर्क इंक्लूड अ सेल फोन नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस सेंसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव नेटवर्क्स। अब बात आती है इंटरनेट या फिर वायरलेस नेटवर्क की हिस्ट्री की। तो हमें पता है सबसे पहले अलोहा नेट 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ हुवाई एंड बिकम द ऑपरेशनली इन जून 1971। सबसे पहले वेवलेंथ प्रोडक्ट उसने दिया था, एनसीआर ने डेवलप किया था 1986 में। उसके बाद इथरनेट 1991 में 2G सेलफोन नेटवर्क, 1997 जून में वाईफाई प्रोटोकॉल और 1999 में VoIP या LTE इंटीग्रेशन जो था उसका इंट्रोडक्शन हमें मिला था। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी की सर्विस, तो हमें पता है कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे रिमोट सेंसिंग या फिर वायरलेस का यूज़ होता नहीं हो, जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, IT फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, साइंस एंड कम्युनिकेशन, सोलर एनर्जी, सभी के अंदर वायरलेस का इस्तेमाल तो होता ही है। फिर हमने देखा था कि वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, वो हमने पूरा उसका
एक कंपैरिजन करके वीडियो देखा था। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, तो सबसे पहला तो ब्लूटूथ, जो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। बाद में हमारा GSM आया। अब बाकी रह गया है GPRS। वाईफाई भी हमने देख लिया था, तो GPRS और CDMA हमारा जो है वो बाकी रहता है। अगर आज समय मिलता है तो GPRS भी हम लोग साथ ही साथ खत्म कर लेते हैं। तो ब्लूटूथ का क्या था वो हमने पहले देखा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन तो है ब्लूटूथ, लेकिन क्या है उसकी रेंज बहुत ही कम है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मीटर की उसकी रेंज होती है ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज द शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस द केबल कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, allowing a person to have a phone conversation via headset, use a wireless mouse or synchronize the information from the mobile phone to PC, all using the same core system। तो वायरलेस से हम क्या कर सकते हैं कि ब्लूटूथ से हम क्या कर सकते हैं कि हम तो कन्वर्जेशन कर सकते हैं हेडफोन के साथ। हमने लगा दिया वायरलेस हेडफोन या तो ब्लूटूथ हेडफोन, तो मोबाइल के साथ कन्वर्जेशन कर सकते हैं। हम माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन ने पीसी के थ्रू, या फिर 2 पीसी के थ्रू, या फिर 2 मोबाइल के फ़ोन के सिस्टम से, और दोनों में सेम सिस्टम ही यूज़ होती है, यानी कि दोनों की जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेम रहता है। तो वायरलेस का इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था वायरलेस का? वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा over a short distance. Any data or any data or information can be transmitted faster and with the high speed। वायरलेस में क्या होता है कि वो डेटा तो एक्सचेंज करता है, कम्युनिकेशन यानी कि डेटा एक्सचेंज। इन शॉर्ट कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें क्या होता है, डेटा या तो इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी वो एक्सचेंज होती है, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचता है। लेकिन वायरलेस ट्रांसमिशन है ना, वो हमें क्या देता है, एक टाइम सेविंग प्रोसेस है, यानी कि फास्टर है, विथ वो हाई स्पीड के साथ होता है। यूजिंग अ शॉर्ट वेवलेंथ UFI रेडियो वेव इज द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल ISM बैंड फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज को 2.485 गीगाहर्ट्ज रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, UHF रेडियो वेव, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है 2.4 to 2.485 गीगाहर्ट्ज। तो ये बात हो गई हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम देखते हैं ब्लूटूथ वाला कि ब्लूटूथ क्या है, कैसे वर्क करता है वो। The ISM radio band with portion and the radio spectrum reserve the internationally and industrial, यानी कि इसमें हमने देखा था कि टेलीकम्युनिकेशन कोई भी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होता है, या तो फिर माइक्रोवेव के साथ हो, माइक्रो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेशन होता है। और सभी के लिए सभी जो गीगाहर्ट्ज यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। अब ब्लूटूथ की हिस्ट्री ना, सबसे पहले ब्लूटूथ की हिस्ट्री है। सबसे पहले हमें पता था कि सोनी इरेक्सन 1994, फिर 1998 में ब्लूटूथ SIG फॉर्म, फिर उसके अलग अलग वर्जन आए, ब्लूटूथ 1.0, ब्लूटूथ 1.0B स्पेसिफिकेशन 1999, 2000 में ब्लूटूथ हेडसेट रिलीज हो गए और कस्टमर प्रोडक्ट बन गए, एंड 2002 में ब्लूटूथ 1.2 रिलीज हुआ। अभी तो शायद ब्लूटूथ 5.0 भी चल रहा है हमारा। फिर आता है पाइकोनेट एंड सैटरनेट। इसमें हमें देखा था कि जो हमारा ब्लूटूथ सिस्टम है उसे हम बोलते हैं पाइकोनेट, यानी कि मास्टर नोड, और बाकी का जो उसके साथ कनेक्टेड रहता है उसे हम बोलते हैं स्लेव नोड्स। यानी कि अगर मैं मेरे फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ चालू कर दिया हो और मेरे साथ आप जैसे लोगों का 2-3 फ़ोन कनेक्ट हो गए हैं, तो मेरा जो फ़ोन है वो बनेगा मास्टर, और आप सबका जो फ़ोन है वो बनेगा स्लेव नोड, और पूरी सिस्टम को हम बोलते हैं पाइकोनेट। एक सिस्टम जो हमारी बन गई, मेरा फ़ोन और आपका 3 फ़ोन, तो वो हो गया हमारा पाइकोनेट। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन
तो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि मास्टर स्लेव स्ट्रक्चर टाइप का होता है कि कोई एक मास्टर नोड होता है और उसके साथ स्लेव नोड जो होता है वो कनेक्ट होता है। यहाँ पे मास्टर हो गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2.0 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल करता है। ये अलग अलग ब्लूटूथ वर्जन है। सबसे पहले था ब्लूटूथ 1.0 और 1.0 भी, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, तो उसके लिए वो समय के साथ साथ उसमें अपडेट आते रहे और ब्लूटूथ का वर्जन है वो हायर होता चला गया। ब्लूटूथ की एप्लीकेशन तो हम सबको भी पता है, ब्लूटूथ का एप्लीकेशन क्या है। पहले तो 2 पीसी यानी या फिर 2 मोबाइल उसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। फिर ब्लूटूथ के जरिए हम माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ऐसे कुछ उपकरण भी चला सकते हैं। मैसेज डिलीवरी हो जाता है। होम एप्लीकेशन यानी कि ब्लूटूथ वाला या वायरलेस वाला एसी या रिमोट टीवी हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं पे भी हो, घर में कोई भी कोने में, तो आपको आपके कमरे में एसी चलानी हो तो मोबाइल से आप चला सकते हो। ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज योर डेस्कटॉप, ये सब हो गया जनरल एप्लीकेशन ऑफ ब्लूटूथ। अब टेलीमेडिसिन यानी कि क्या है, मैंने आपको बताया थी कि अगर कोई मेडिकल फील्ड के अंदर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो जो हमारी साइंस या कोई आईटी की जो ब्रांच बन के आती है उसे बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन। यानी कि मेडिकल विभाग के अंदर कोई उसके साथ कोई मेडिकल का मशीनरी हो तो उसमें हम वायरलेस या फिर ब्लूटूथ सिस्टम, चाहे XYZ वायरलेस सिस्टम यूज करें, तो फिर हमारी जो ब्रांच बनती है उसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग फॉर अ पेशेंट remotely when the provider and a patient are not physically present with each other. Modern technology has enabled doctor to consult patient by the HIPAA complement video conferencing tool. जैसे अभी आप लोग और मैं फिजिकली टच में नहीं है, फिर भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ रहे हैं, वैसे ही कहीं जगह पे पेशेंट और डॉक्टर फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं होती है मिलने के लिए, तो वो क्या करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके या फिर टेलीमेडिसिन को यूज करके, वो टेलीमेडिसिन यानी कि एक ब्रांच है ऐसा समझ लो आप, और उस जिसने अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर वायरलेस सिस्टम का इस्तेमाल करने का होता है। ECG टेम्पररी टेलीमेट्री। The newest Bluetooth technology was added to collect the short and the long-term digital ECGs with relevant clinic data to monitoring the patient. अब बात करते हैं GPRS। तो GPRS का फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, आपको पता है। और वो क्या 56 kbps to 114 kbps टू कनेक्शन होता है और मोबाइल फोन और कंप्यूटर में इंटरनेट के यूज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। GPRS was standardized by the European Telecommunication Standard Institute। किसने सबसे पहले स्टैंडर्डाइज किया था, तो ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यूरोप की कंट्री ने। जनरली GPRS is the package oriented mobile data service on the 2G और 3G cellular communication system। ये 2G और 3G जो हमारी सेल्यूलर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए GPRS को ओरिएंटेड किया गया था। GPRS इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन यानी कि GSM एंड एक्जिस्टिंग सर्विस सच एज SMS। कि GPRS है वो हमारा GSM के बेस पे बनाया गया है। जनरेशन, तो each generation of the data network gets faster। We saw 2G यानी कि सेकंड जनरेशन फ्रॉम 1999, 3G यानी कि थर्ड जनरेशन फ्रॉम 2001 एंड 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन इन 2012। ये जो GPRS की है या फिर GSM है या तो फिर मोबाइल नेटवर्क की अपडेटेड नेटवर्क की
बात करिए तो हमें अपडेट मिलता रहा है 2G से लेके 3G तक, 4G तक, और अभी तो 5G भी आने वाला है। तो GPRS, 2G, 3G एंड 4G आर ऑल इंडिकेटर ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ फॉर द डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा। GPRS कैसे वर्क करता है? तो हमारा जो नेटवर्क होता है, GSM या GPRS नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, हमारे GPRS हमारे मॉडेम कोई होता है, राउटर होता है, या फिर ब्लूटूथ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्लूटूथ लिंक के जरिए हम हमारे कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। GPRS सर्विसेज, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस सच एज ईमेल एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस। GPRS के क्या क्या फीचर्स है? तो मोबिलिटी, यानी कि हम कहीं पे भी जाए GPRS को हमारे साथ ले जा सकते हैं, यानी कि हम मोबाइल सभी जगह ले जा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू हम GPRS यूज करते हैं। तो मोबिलिटी, टू मेंटेन द कांस्टेंट वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। इमीडिएसी, स्पीडी है, टू मेंटेन द कनेक्टिविटी व्हेन इट नीडेड। लोकलाइजेशन, to obtain information relevant to their current location, और communication, to obtain emails, fax, messaging and internet access etc. अब बात करते हैं वाईफाई। हम सभी यूज करते हैं। Wireless technology is an alternative to wired technology which is the commonly used for the connecting device in the wireless mode। ये तो हमें पता है। Wi-Fi full form है wireless fidelity is the generic term that refer to the IEEE 802.11 standard for the wireless local area network, WLAN का एक सिस्टम है वाईफाई। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर टू ईच अदर और इंटरनेट एंड द वायर नेटवर्क। वाईफाई क्या करता है कि हमारा कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, या फिर ईच अदर भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे हम वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए जेंडर और वैसी डेटा शेयरिंग ऐप यूज करते हैं। फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी, तो वाईफाई नेटवर्क रेडियो टेक्नोलॉजी और रेडियो वेव के ट्रांसमिशन से ही जुड़ा हुआ है और उसका अलग अलग वर्जन है। तो वाईफाई के एलिमेंट्स, तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट, द एपी। द एपी इज द वायरलेस लैन ट्रांस रिसीवर और अ बेस स्टेशन। जैसे जीएसएम के अंदर भी मोबाइल स्टेशन था, वैसे इसमें होता है बेस स्टेशन। दैट कैन कनेक्ट वन और मेनी वायरलेस डिवाइस साइमल्टेनियसली टू इंटरनेट। की एक्सेस पॉइंट होता है जिसके साथ, यानी कि हम उसे बेस पॉइंट भी बोलते हैं, और उसके साथ सब कनेक्ट होता है। फिर वाईफाई कार्ड, दे एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल एंड रिले द इंफॉर्मेशन, दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। सेफ गार्ड, फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम द अनइनवाइटेड यूजर एंड कीप इंफॉर्मेशन द सिक्योर। अब आप बात समझने की कोशिश करें तो जो पहला तो एक्सेस पॉइंट है वो हमारा VGL केबल हो गया, कि जब हम वाईफाई राउटर फिट कराते हैं तो एक केबल आता है जो हमारे राउटर के अंदर रखना पड़ता है, तो उसे हम एक्सेस पॉइंट बोल सकते हैं। फिर द वाईफाई कार्ड, यानी कि हमारा राउटर, और सेफ गार्ड यानी कि एंटीवायरस का कोई भी प्रोग्राम है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, तो वाईफाई का क्या होता है, एक राउटर होता है, उसके अंदर हमें इंटरनेट एक्सेस करने को मिलता है, और उसके जरिए मोबाइल हो, पीसी हो, या फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाए। द क्लाइंट कम्युनिकेट थ्रू द एक्सेस पॉइंट, एपी के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनी कम्युनिकेशन हैज टू द थ्रू द एपी इफ द मोबाइल स्टेशन लाइक अ कंप्यूटर, अ पीडीए or a phone wants to communicate with another mobile system, it need to send the information to AP first and then AP send to the destination। यानी कि आपके वाईफाई के थ्रू जरिए कोई मैसेज दूसरे कनेक्टेड वाईफाई में भेजना हो तो कैसे होगा, कि हमने जो मैसेज डाला है वो पहले कहाँ पे जाएगा, एक्सेस पॉइंट एपी पे जाएगा, और वो वहां से वो मैसेज जहाँ पे पहुंचाना वहां तक पहुंचाएगा। हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क।
A Wi-Fi network, a hotspot, is created when installing a access point to the internet connection, an access point at a base station. When the Wi-Fi enabled device encounter a hotspot, the device can connect to the network wirelessly. A single access point can support up to the 13 users and can functionally with the range of 100 to 150 feet indoor and up to 300 feet outdoor. Many access points can be connected to each other via the Ethernet cable to create a single large network. तो वाईफाई कैसे नेटवर्क कनेक्ट होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप मान लीजिए आपके घर पे भी कोई वाईफाई है, तो वो वायरलेस में क्या होगा कि आप घर के भीतर 100 से 150 तक इंडोर और बाहर की ओर से 300 फीट तक आप वायरलेस को यूज कर सकते हो, और मिनिमम आप मैक्सिमम जितना 30 जितने पर्सन है वो एक ही वाईफाई एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द वाईफाई, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। Many electronic devices use the Wi-Fi due to the simple function. Companies are used the Wi-Fi to create a wireless network. Phone companies such as a Wi-Fi hotspot their user to get a free calling and internet access. Gaming company like the Nintendo use the Wi-Fi sync to their product and global network uses. वाईफाई का यूज भी टेलीमेडिसिन के अंदर होता है। वाईफाई का एडवांटेजेस मोबिलिटी है, इजी टू इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लो कॉस्ट, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी मिलती है, रोमिंग है और स्पीड है। तो उसकी लिमिटेशन आ गई, हाई पावर कंजप्शन। अब बात करते हैं जीएसएम, तो वो भी हमने देख लिया है, ग्लोबल सिस्टम फॉर अ मोबाइल कम्युनिकेशन। इट इज़ द डिजिटल मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम डेवलप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सेल्युलर नेटवर्क, यानी कि जीपीआरएस के बाद जीपीआरएस को रिप्लेस करने के लिए जीएसएम बनाया गया था। उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, तो एक तो हमें बेस स्टेशन यानी कि हमारा मोबाइल, फिर नेटवर्क एंड स्विचिंग द सब सिस्टम, जीपीआरएस कोर नेटवर्क एंड ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जीएसएम का आर्किटेक्चर देखा, उसके अंदर ये सब हम पढ़ गए। बेस स्टेशन क्या होता है, वो है जनरल एप्लीकेशन responsible for the handling traffic and signaling between the mobile phone and the network switching the subsystem. Base station have the 10 or even 100 BTS under the its control और पैकेट कंट्रोल थे, यानी कि ये हमने जो देखा बेस स्टेशन, फिर उसके बाद बीटीसी आया था, बीएससी आया था, एनएसएस आया था, वो सभी इसमें मिला जुला कर लिखा हुआ है। ये उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इन टेलीमेडिसिन की टेलीफार्मेसी, ईजीसी, ईईजी, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कार्डियोग्राम निकालने के लिए। ये जीएसएम का मार्केट है, हमें पता है कि जीएसएम पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो 62% यूएसए के अंदर, 4% चाइना और के अंदर, 28% इंडिया के अंदर, 5% पूरी दुनिया का इतना जीएसएम मेजर कंट्री है वो यूज़ कर रही है। ये आपके आज के क्वेश्चन है, उसे नोट कर लीजिए। जीएसएम क्या है, डिस्क्राइब द नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये आज के आपके क्वेश्चन है जिसे आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा जो पहला और एक चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया था, वायरलेस नेटवर्किंग क्या है और कौन कौन सा इसके अंदर सब टॉपिक आते हैं, वो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके साथ ही वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले से हम बात करते हैं कि वायरलेस नेटवर्क एंड मोबाइल नेटवर्क के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो वायरलेस नेटवर्क क्या है वो, यानी कि ये प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने देखा मोबाइल क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, वो 2 लेक्चर शायद हमारे उसमें गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जीएसएम कैसे वर्क करता है, वो
जीएसएम के बाद हमने देखा जीएसएम की हिस्ट्री, जीएसएम की आर्किटेक्ट, और उसके बाद हमने आज देखा जीपीआरएस और वाईफाई। तो ये था हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर मोबाइल नेटवर्क के अंदर हमने ये भी थोड़ा सा देखा था कि कम्युनिकेशन मीडियम टाइप कैसा है, यानी कि सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के अंदर भी दो आता था, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन मीडिया टाइप वायर और वायरलेस। फिर ये था मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग और उसके बाद आया था मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन वायरलेस, यानी कि एफडीएमए और टीडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल फ्रैक्शन। तो ये हमने देखा था कि क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी डिवीजन करते हैं, टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, और टीडीएमए डिजिटल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वही रखते हैं, लेकिन हमें वो अलग अलग टाइम स्लॉट में हम डिवीजन करते हैं। ये फिर जीएसएम का ही मोबाइल स्टेशन नेटवर्क, बीटीएस, बीएससी, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर, जो हमने देखा था हमारे जीएसएम के आर्किटेक्ट के अंदर। तो ये हमारी बात हो गई मोबाइल नेटवर्क और जीएसएम की। अब हम उसके बाद देखेंगे कि अगले लेक्चर के अंदर नया सा चैप्टर। तो आपको अपना एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये है आपके क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में सबमिट कराने को रहेंगे। जीएसएम का फुल फॉर्म, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है वो, और वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है वो। तो आप जल्दी से आपकी असाइनमेंट सबमिट करा के अटेंडेंस जो है वो क्लियर करवा लो। अगले वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर हम फिर मिलेंगे एक नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।